नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन की। क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखी जाती है। देखिए, आप कोई भी चाहे पोएम पढ़ें, स्टोरी पढ़ें, एस्से पढ़ें, नॉवल पढ़ें, ड्रामा पढ़ें, उसमें आपको क्या खासियत दिखी, आपको क्या खामियां दिखी, ये बताना ही क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। तो आपको किसी भी लिटरेरी वर्क की आलोचना करनी है, समीक्षा करनी है, उसकी खासियतें बतानी है, और वो ही कहा जाएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन में यही लिखना है, और रटने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए किसी भी स्टोरी या पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन को, क्योंकि आखिर कितना रटेंगे। इतनी सारी पोएम्स हैं आपके सिलेबस में, इतने सारे एसेज हैं, इतनी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो आप उस पैटर्न को समझिए कि आखिर लिखना क्या है आपको। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपके सामने रखी है, और हम इसको देखते हैं, और इसी बेसिस पर आप अदर स्टोरीज़ की भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख सकते हैं। द लास्ट लीफ ये आपने सबसे ज़्यादा पढ़ी है, मैंने जितने वीडियो अपलोड किए हैं स्टोरीज़ के, तो अभी आप इसको ही सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसी स्टोरी को लिया है क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए। तो देखते हैं, लास्ट लीफ को इन्होंने बुक में पहले हेडिंग दे रखा है अ मास्टरपीस। आप चाहें तो इसको हेडिंग दे सकते हैं इंट्रोडक्शन, और आप चाहें तो कोई हेडिंग ना दें, आप ऐसे ही लिखना शुरू कर दें, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी इज़ अ मास्टरपीस नरेटिव ऑफ द ऑथर। तो लास्ट लीफ जो ओ हेनरी की कहानी है वो उनका मास्टरपीस नरेटिव है, यानी जो कहानी है जो वो बेस्ट कहानी है, सबसे अच्छी कहानियों में से एक है। तो मास्टरपीस क्या होता है, जो किसी ऑथर की, किसी पेंटर की बेस्ट कृति होती है, यानी सबसे अच्छी कृति होती है, सबसे अच्छी रचना होती है, तो वो मास्टरपीस कहलाती है। तो लास्ट लीफ ऑथर की, ओ हेनरी की, एक सबसे अच्छी कृतियों में से एक है। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, आप यहाँ इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं। इट इज़ नोटेड फॉर इट्स सरप्राइज एंडिंग। इट इज़ नोटेड मतलब ये उल्लेखनीय है, फॉर इट्स सरप्राइज एंडिंग, अपनी आश्चर्यजनक अंत के लिए, एंड द मॉरल मैसेज, और नैतिक संदेश के लिए। तो ये कहानी के बारे में आप बता रहे हैं। किसी भी कहानी की जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे होंगे तो स्टार्टिंग में आप क्या लिखेंगे, आपको ऑथर के बारे में बताना है थोड़ा सा, और जिस पोएम या स्टोरी की आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हैं थोड़ा उसके बारे में बताना है। तो देखिए, जैसे यहाँ बताया जा रहा है, पहले आपने फर्स्ट सेंटेंस में आपने ये बताया कि ये ओ हेनरी की स्टोरी है, उनकी बेस्ट स्टोरीज में से एक है, और फिर सेकंड सेंटेंस में आपने बताया इट इज़ नोटेड फॉर इट्स सरप्राइज एंडिंग एंड मॉरल मैसेज। द वे द स्टोरी इज वाउंड अप इज स्टार्टलिंग। द वे वो तरीका, द स्टोरी इज वाउंड अप ये जो कहानी का अंत होता है, इज स्टार्टलिंग वो चौंकाने वाला है। द स्टोरी टेक्स कहानी लेती है एन एक्सपेक्टेड टर्न, ये एक्सपेक्टेड गलत है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड टर्न। तो ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो अनएक्सपेक्टेड है, यानी जिसकी उम्मीद नहीं की जाती है। एक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद की जाती है, और अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद नहीं की जाती है। एंड कम्स टू एन एंड, और वो अंत, उसका अंत होता है गिविंग द रीडर्स अ किक, वो रीडर्स को एक किक देती है। किक तो आपने मूवी भी देखी होगी, मूवी आई थी, तो किक का वैसे तो मतलब होता है लात मारना, लेकिन यहाँ लात मारना नहीं, मतलब एक तरीके से एक प्रेरणा देती है ना, इंस्पिरेशन देती है। द मैसेज द स्टोरी कन्वेज, यानी जो संदेश ये कहानी देती है, इज दैट वो ये है, ऑल सबलाइम आर्ट कि सभी जो उदात्त कलाएं हैं, इज स्पॉन्टेनियस, यानी वो स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरल, स्वाभाविक होती है, एंड सेल्फ इंस्पायर्ड, और अपने आप प्रेरित होती है। द रियल आर्ट जो वास्तविक कला है, इज फॉर लाइफ सेक वो जीवन की खातिर होती है। द लास्ट लीफ
अंतिम पत्ती पेंटेड बाय बेहरमैन, जो कि बेहरमैन उसको पेंट करता है, सेव्ड वन लाइफ, उसने एक जीवन बचा लिया। इट वॉज हिज मास्टरपीस, ये उसका मास्टरपीस था यानी सर्वोत्कृष्ट कृति थी। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज स्पॉन्टेनियस, ये स्वाभाविक था। एंड एक्सप्रेस्ड, और इसने अभिव्यक्त किया था हिज पावरफुल फीलिंग्स, उसकी ताकतवर भावनाओं को, फॉर जॉन्सी, जॉन्सी के लिए। ही पेंटेड, उसने चित्रित की, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती, एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की कीमत पर। तो ये एक पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं, चाहे वो किसी पोएम की लिखें, किसी एस्से की लिखें, चाहे किसी स्टोरी की लिखें, तो जो पहला पैराग्राफ होगा वो होगा आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताना है, थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताना है, और थोड़ा सा ग्लिम्स देनी है, एक झलक देनी है, एक आइडिया देना है, एक्सपोज करना है कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। तो ये आपका हुआ पहला पैराग्राफ, जो कि आपका इंट्रोडक्शन है। ये आपको हर क्रिटिकल एप्रिसिएशन में याद रखना है, और अदर एसेज हैं आपके, स्टोरीज हैं, उनकी भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको इसी तरीके से तैयार करनी है। अब नेक्स्ट आया हेडिंग टाइटल। तो किसी भी स्टोरी का या किसी भी पोइम का टाइटल इम्पोर्टेंट होता है। हम टाइटल को पढ़ते ही आइडिया लगा लें कि इस स्टोरी में क्या है। जैसे लेमेंट स्टोरी आपने मेरे साथ पढ़ी, तो लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना और रोना। तो लेमेंट जैसे ही हमने टाइटल पढ़ा तो हमारे दिमाग में विचार आया कि ज़रूर इस कहानी के अंदर कोई विलाप कर रहा है। तो टाइटल अब इस स्टोरी का देखते हैं। इस कहानी का टाइटल है द लास्ट लीफ। तो ये टाइटल कितना सुइटेबल है। आफ्टर मेकिंग अ क्लोज स्टडी, एक गहन अध्ययन करने के बाद, ऑफ ओ हेनरीज स्टोरी द लास्ट लीफ, ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ का, इट बिकम्स क्वाइट क्लियर, ये एकदम स्पष्ट हो जाता है, दैट के द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का शीर्षक, इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, वो सर्वाधिक उपयुक्त है, एंड क्लोजली रिलेटेड, और घनिष्ठ रूप से संबंधित है, विद सेंट्रल मीनिंग ऑफ द स्टोरी। सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, मीनिंग यानी कि अर्थ ऑफ द स्टोरी, कहानी का। तो कहानी का जो केंद्रीय अर्थ है, कहानी का जो सेंटर पॉइंट है, वो एक पत्ती है, अंतिम पत्ती। तो ये जो टाइटल है पूरी तरीके से एप्रोप्रिएट है, सुइटेबल है। सर्टेनली, निश्चय ही, द टाइटल इज हाईली सिग्निफिकेंट, जो टाइटल है, शीर्षक है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती, इज रिलेटेड, संबंधित है, विद द लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु से, ऑफ द यंग सिक गर्ल, एक युवा बीमार लड़की, नेम्ड जॉन्सी, जिसका नाम जॉन्सी है। द इनोसेंट गर्ल, वो मासूम लड़की, रिलेटेड हर डेथ, संबंधित कर लेती है, जोड़ लेती है अपनी मृत्यु को, विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती के गिरने से, यानी कोरिलेट कर देती है, वो अपनी डेथ को पत्ती के गिरने से जोड़ लेती है। अगेन, पुनः, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती, इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड, बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, विद द डेथ ऑफ बेहरमैन, बेहरमैन की मृत्यु से, हु हैड पेंटेड, जिसने यानी चित्रित किया था, दैट लीफ, उस पत्ती को, इन द कोल्ड, सर्दी में, एंड स्टॉर्मी नाइट, और तूफानी रात में, एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, अपने खुद के जीवन को खतरे में डालकर। ही हैड डाइड, वो मर गया,
जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द पेंटिंग, यानी चित्रण समाप्त करने के तुरंत बाद ऑफ दैट लास्ट लीफ, उस अंतिम पत्ती का। रियली, वास्तव में, इट वॉज हिज ग्रेट सेक्रीफाइस, ये उसका महान त्याग था। दो जॉन्सीज लाइफ, हालांकि जॉन्सी का जीवन वॉज सेव्ड, बच गया, येट, फिर भी, बहरमैन डाइड, बहरमैन मर गया। इन दिस वे, इस प्रकार, द होल स्टोरी, पूरी कहानी, मूव्स, घूमती है, राउंड द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती के चारों ओर। दस, इस प्रकार, द टाइटल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो शीर्षक है इस कहानी का वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये बात हुई टाइटल की। अब यही हेडिंग डालकर आप चाहे किसी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें या फिर किसी निबंध का, ऐसे का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें, फिर वहाँ भी आप यही टाइटल डालेंगे और फिर लिखेंगे कि किस तरीके से ये टाइटल इसके लिए उपयुक्त है। आपको उस टाइटल को जस्टिफाई करना है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे थीम। द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट स्टोरी, अध्ययन इस कहानी का, द लास्ट लीफ, जो लास्ट लीफ है, क्लियरली शोज, स्पष्ट रूप से दिखाता है, दैट, के द होल स्टोरी, पूरी कहानी, मूव्स राउंड द सेंट्रल थीम, यानी मुख्य थीम के चारों ओर घूमती है, यानी जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य विचार है, ऑफ द डेथ ऑफ जॉन्सी, जो कि जॉन्सी की मृत्यु है। ओनली द आइडिया ऑफ हर डेथ, केवल उसकी मृत्यु का विचार, डोमिनेट्स एज द मेन थीम, यानी डोमिनेट करता है, शासन करता है, या पूरे में दिखाई देता है, छाया रहता है, एज द मेन थीम, मुख्य थीम की रूप में, ऑफ द स्टोरी, कहानी की। फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड, शुरू से लेके आखिर तक। देयर इज सस्पेंस इन द स्टोरी, इस कहानी में सस्पेंस है। हाउ द लाइफ ऑफ जॉन्सी इज सेव्ड, के जो जीवन है जॉन्सी का वो कैसे बचाया जाता है, बाय द पेंटेड लीफ, उस चित्रित पत्ती के द्वारा, विच इज़ नॉट रियल वन, जो कि वास्तविक नहीं है। द थीम ऑफ द स्टोरी शोज, यानी इस कहानी की जो थीम है वो दिखाती है, द वर्च्यूज, गुण, ऑफ डिवोशन एंड सेक्रीफाइस, डिवोशन समर्पण के और सेक्रीफाइस त्याग के। तो आप चाहें तो यहाँ थीम्स कर सकते हैं बजाय एक थीम के, और दो तीन अलग अलग टाइटल दे सकते हैं, जैसे द थीम ऑफ डेथ, द थीम ऑफ डिवोशन एंड द थीम ऑफ सेक्रीफाइस। तो आप तीन अलग टाइटल करके थीम्स एक बड़ा हेडिंग डाल लीजिए, फिर तीन छोटे छोटे सब हेडिंग्स भी आप डाल सकते हैं। थीम ऑफ डेथ कर दीजिए, तो उसमें आप ये दिखाइए कि जो थीम ऑफ डेथ है, यानी जॉन्सी हर वक्त अपनी मौत के बारे में सोचती रहती है कि मैं अब मरने वाली हूँ, तब मरने वाली हूँ, पत्तियाँ गिर रही हैं इसकी। तो एक तो थीम ऑफ डेथ है, और दूसरा थीम ऑफ डिवोशन है। एक तो देखिए डिवोशन स्यू का है, जो जॉन्सी की फ्रेंड है स्यू, वो कितनी डिवोटेड है उसके प्रति, जॉन्सी की कितनी देखभाल करती है, उसके खाने पीने का ख्याल रखती है, और उसको डांटती है कि तुम ऐसा अपनी मृत्यु के बारे में मत सोचो, तुम ठीक हो जाओगी, एनकरेज करती है उसको जीने के लिए। तो ये डिवोशन है स्यू का अपनी फ्रेंड के प्रति, अपनी दोस्त के प्रति। तो एक थीम ऑफ डिवोशन भी है वहाँ। फिर थीम ऑफ सेक्रीफाइस, जो बहरमैन है उसने देखिए अपनी लाइफ दांव पर लगा दी जॉन्सी की खातिर, तो ये थीम ऑफ सेक्रीफाइस भी है। तो आप इनको तीन सब थीम्स में डाल सकते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा और इलेबोरेट हो जाएगा। जहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, तो एग्जामिनर ये चाहता है कि आप हर चीज़ को थोड़ा इलेबोरेट करें, यानी कि अच्छे से समझाएं, अच्छे से क्लैरिफाई करें, तो आप इसको और डिटेल में समझा सकते हैं। यानी थीम इतना सा
4-5 लाइन का ना लिखकर आप थोड़ा और बड़ा लिख सकते हैं, अलग अलग थीम्स को उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका ये वाला जो थीम वाला टाइटल है थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, एलेबोरेट हो जाएगा और इसमें 3 सब हेडिंग्स भी पड़ जाएंगे। फिर हम आते हैं प्लॉट। अच्छा, जब आपने मेरे साथ एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी पढ़े थे तो उसमें जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे शॉर्ट स्टोरी के वो सब यहाँ अप्लाई होंगे। उन सब को लेकर आप हेडिंग बनाकर आप यहाँ लिखेंगे इसमें क्रिटिकल अप्रिशिएशन में। तो नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे प्लॉट। इफ़ वी स्टडी द स्टोरीज रिटन बाय ओ हेनरी, यदि हम अध्ययन करें स्टोरीज़ का जो कि ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई हैं, वी फाइंड, तो हम पाते हैं दैट के दे आर वेल नोन, वो जानी जाती हैं फॉर देयर सस्पेंस, अपने सस्पेंस के लिए, एंड सरप्राइजिंग एंड, और आश्चर्यजनक अंत के लिए। तो देखिए, थीम हिंदी में अगर बोलेंगे तो थीम विषय वस्तु को बोलते हैं, प्लॉट कथानक को बोलते हैं। तो इसका जो कथानक है कहानी का वो सरप्राइज एंडिंग लिए हुए है। अगर आप प्लॉट की बात करें एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने शायद आपको बताया हो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी जब हम पढ़ा रहे थे, तो एरिस्टोटल कहता है कि एक प्लॉट की एक बिगिनिंग होनी चाहिए, एक मिडिल होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि एक बिगिनिंग है, कहाँ से शुरू होता है कि जो प्लेस है, एक गांव है, उसका डिस्क्रिप्शन है स्टार्टिंग में। फिर मिडिल है, मिडिल में पूरा जो मेन बॉडी है स्टोरी की वो आती है, और एंड है जहाँ पर के बहरमैन की मृत्यु हो जाती है और जॉन्सी बच जाती है। तो जो एंड है इसका बड़ा सरप्राइजिंग है, आश्चर्यजनक है। इट इज़ वेरी क्लियर, ये बहुत स्पष्ट है, फ्रॉम द सस्पेंस एंड सरप्राइजिंग एंड ऑफ द स्टोरी। तो यानी हम जो बात कह रहे हैं कि ओ हेनरी की स्टोरीज़ का स्टोरीज जानी जाती हैं अपने सस्पेंस के लिए और सरप्राइजिंग एंड के लिए, तो ये बात हमारी क्लियर होती है इस कहानी को पढ़कर। यानी जब हम देखते हैं इसमें सस्पेंस देखते हैं और सरप्राइज एंडिंग देखते हैं द लास्ट लीफ में, तो ये बात हमारी क्लियर हो जाती है, प्रूव हो जाती है। It can be clearly inferred that the plot of the present story is well knit. यानी इट कैन बी क्लियरली इन्फर्ड, ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, कंक्लूजन निकाला जा सकता है, दैट के द प्लॉट कथानक ऑफ द प्रेजेंट स्टोरी, वर्तमान कहानी का यानी कि द लास्ट लीफ का, इज वेल निट, अच्छे तरीके से बुना गया है। जो ताना बाना है उसका अच्छे तरीके से बुना गया है, कोई भी घटना उसमें फालतू की शामिल नहीं है। द ब्यूटी ऑफ द प्लॉट, जो खूबसूरती है इस कथानक की, ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी की, लाइज, निहित है, इन द फैक्ट, इस तथ्य में, दैट के ऑल द इवेंट्स, सारी घटनाएं, एंड कैरेक्टर्स, और चरित्र और पात्र, रिवॉल्व राउंड, किसके चारों ओर घूमते हैं, द मेन थीम, मुख्य विषय वस्तु के। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द यंग गर्ल, युवा लड़की, जोन्सी, इज प्रीऑक्यूपाइड विद द फियर ऑफ डेथ। प्रीऑक्यूपाइड मतलब कि बंधी हुई है, विद द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय से, विच शी हैड रिलेटेड, जो कि उसने जोड़ दिया है, विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती के गिरने से। सेकेंडली, दूसरी बात, बहरमैन वॉज प्रीऑक्यूपाइड, जो बहरमैन है वो मतलब बंधा हुआ है, ऑब्सेस्ड है, विद द एम ऑफ पेंटिंग, किस उद्देश्य से, चित्रित करने के उद्देश्य से, ऑफ पेंटिंग हिज मास्टरपीस, अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति। वो हमेशा यही कहता है ना, एक दिन में अपना मास्टरपीस बनाऊंगा। दो ही डाइड इन पेंटिंग हिज मास्टरपीस, यद्यपि वो मर जाता है अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति को चित्रित करते हुए, लीफ, मास्टरपीस लीफ इन द कोल्ड एंड स्टॉर्मी नाइट, उस ठंडी और तूफानी रात को, येट ही डाइड देन एंड देयर,
मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया है, इस बुक में लिखा हुआ वो काट दिया मैंने, क्योंकि मेरे हिसाब से वो गलत है। येट ही डिड नॉट डाई देन एंड देयर। सही बात तो ये है कि वो वहाँ उस वक्त नहीं मरा। देखिए उसकी बॉडी मर गई, वो फिजिकली मर गया, लेकिन उसकी जो कृति थी, जो लास्ट लीफ उसने पेंट की, वो उसमें जिंदा रहा। तो इंटेलेक्चुअली और आप कहें स्पिरिचुअली, आर्टिस्टिकली वो नहीं मरा। तो सर्टेनली, निश्चय ही, इट वॉज हिज डिवोशन, ये उसका समर्पण था, टू हिज वर्क ऑफ पेंटिंग, उसके पेंटिंग के, चित्रण के, चित्रकारी के काम के प्रति, विच जो कि मैंने यहाँ एंडेड विद को काट कर लिखा है आउटलिव्ड, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। विच आउटलिव्ड यानी उसके मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। विद आउटलिव्ड हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस, सुप्रीम सेक्रीफाइस जो उसने सबसे बड़ा त्याग किया, अपने जीवन का बलिदान दिया, उसके बाद भी उसका जो डिवोशन है पेंटिंग के प्रति वो जिंदा रहा लास्ट लीफ के रूप में। और सबसे बड़ी बात, जोन्सी के लाइफ के रूप में। शायद जोन्सी मर ही गई होती अगर वो लास्ट लीफ क्योंकि गिर गई, अगर वो गिरा हुआ देखती उस लास्ट लीफ को तो शायद वो मर ही जाती। तो उसका जीवन बचा, जोन्सी का जीवन बचा, ये, और उसकी जो पेंटेड लीफ थी वो वहाँ पर उपस्थित थी, तो उन दोनों के रूप में बहरमैन जिंदा रहा। इन शॉर्ट, अगर संक्षेप में कहें, द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, कहानी का जो कथानक है, इज वेल कनेक्टेड, अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, बाय रेगुलर इवेंट्स, लगातार घटनाओं से। द स्टोरी एंड्स, कहानी समाप्त होती है, विद अ हैप्पी नोट, एक खुशी के संदेश के साथ, विद द रिकवरी ऑफ जोन्सी, जोन्सी के ठीक होने के साथ। तो ये हुआ प्लॉट यानी कि कथानक कहानी का। तो ये हेडिंग डालकर आप किसी भी कहानी का कथानक के बारे में बात कर सकते हैं। आप लिमेंट के बारे में बात कर सकते हैं कि उसका प्लॉट कैसा है, उसके कथानक में क्या बताया गया है, तो उसकी घटनाएं आप इसी तरीके से डिस्क्राइब करके आप प्लॉट लिख सकते हैं, लिमेंट का भी। नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टराइजेशन, यानी कि कहानी के पात्र। आफ्टर मेकिंग एन अटेंटिव स्टडी, एक गहन अध्ययन करने के बाद, ऑफ ओ हेनरीज इंटरेस्टिंग एंड पैथेटिक स्टोरी, ओ हेनरी की रोचक और करुणापूर्ण कहानी, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता, वी फाइंड, हम पाते हैं, द प्रेजेंस, उपस्थिति, ऑफ 3 मेन कैरेक्टर्स, 3 मुख्य पात्रों की। द 2 ऑफ देम, उनमें से 2 आर हैं यंग गर्ल्स, युवा लड़कियां, नेम्ड, जिनके के नाम हैं स्यू एंड जोन्सी, स्यू और जोन्सी, हु लव ईच अदर, जो एक दूसरे से प्रेम करती हैं, ट्रूली, सच्चे तरीके से, एंड इंटेंसली, और गहनता से। द थर्ड मेल कैरेक्टर इज बहरमैन, जो तीसरा कैरेक्टर है वो एक मेल कैरेक्टर है, बहरमैन। अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं बताए इसमें, डॉक्टर साहब भी तो थे, जो डॉक्टर आते हैं जोन्सी को देखने, तो आप उनको भी मेंशन कर दीजिए, उनका भी कैरेक्टर है, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें बोली हैं। जब वो आते हैं तो स्यू से कहते हैं कि इसके अंदर विल पावर नहीं है, जोन्सी के अंदर वो जीने की इच्छा इसके अंदर नहीं है, और मेरी दवाइयाँ बेकार हैं अगर इसके अंदर जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी दवाई किसी भी पेशेंट के ऊपर काम तब तक नहीं करती जब कि पेशेंट खुद ना जीना चाहे। तो इतनी इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने कही इस कहानी में, तो उनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप मेंशन कीजिएगा, भले ही इस किताब में मेंशन नहीं किया गया। एन ओल्ड मैन ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज, तो बहरमैन है जो कि 60 साल का एक बुज़ुर्ग है। ही इज़ लिविंग एट द ग्राउंड फ्लोर, वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, ऑफ द 3 स्टोरीड बिल्डिंग, 3 मंजिला इमारत के, इन द विलेज नेम्ड ग्रीनविच, इस गांव में जिसका नाम है ग्रीनविच।
बोथ द यंग गर्ल्स, दोनों युवा लड़कियां, हैव अ कॉमन स्टूडियो, उनका एक शामिल स्टूडियो है। एट द टॉप फ्लोर ऑफ द हाउस, उस घर के सबसे ऊपरी मंजिल पर। दे आर द फ्लावरिंग और डेवलपिंग आर्टिस्ट, वो फ्लावरिंग यानी विकसित होते हुए, डेवलपिंग भी विकसित होते हुए, फलते फूलते हुए कह सकते हैं आप फ्लावरिंग का मतलब। आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। विद डिवोशन, जिनके अंदर समर्पण है। फॉर देयर ऑक्यूपेशन, अपने व्यवसाय के प्रति। ऑफ पेंटिंग, जो कि पेंटिंग का उनका व्यवसाय है। बेहरमैन इज एस्पायरेंट, बेहरमैन एस्पायरेंट मतलब जो चाहता है किसी चीज़ के लिए, कोशिश करता है, जो कॉम्पिटिटर होता है या किसी चीज़ के लिए जो एस्पायर करता है, यानी जिस क्षेत्र में कोई व्यक्ति आगे बढ़ने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, एस्पायरेंट। अगर आप हिंदी में कहें तो कहेंगे कि आकांक्षी कह सकते हैं, उम्मीदवार कह सकते हैं, अभ्यर्थी कह सकते हैं। जैसे कि आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप टीचर बनने के लिए एस्पायरेंट हैं, तो आप अभ्यर्थी कहलाएंगे, आकांक्षी कहलाएंगे या उम्मीदवार कहलाएंगे। तो बेहरमैन इज एस्पायरेंट टू पेंट हिज मास्टरपीस, बेहरमैन आकांक्षी है अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति को चित्रित करने का, वन डे, एक दिन। ही सक्सीड्स इन डूइंग सो, वो ऐसा करने में सफल होता है। बाय पेंटिंग, चित्रित करके। द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती। एंड सेविंग जॉन्सीज लाइफ, और जॉन्सी का जीवन बचाकर। तो यहाँ इन्होंने जो वर्णन किया, 3 ही पात्रों का वर्णन किया, 3 ही कैरेक्टर्स का, जबकि जो चौथा कैरेक्टर है वो इसमें इन्होंने नहीं बताया, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ेंगे, आप उसको मेंशन करेंगे और उसके बारे में भी लिखेंगे, तो आपका ये वाला हेडिंग भी थोड़ा और इलेबोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकल कलर। ओ हेनरीज फेमस स्टोरी, ओ हेनरी की प्रसिद्ध कहानी द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता, इज़ वेरी रिच, बहुत समृद्ध है। इन इट्स लोकल कलर, अपने लोकल कलर में। लोकल मतलब कि स्थानीय, और कलर यानी कि रंगत, स्थानीय रंगत। द स्टोरी शोज, ये कहानी दिखाती है। द स्मॉल ग्रीनविच विलेज, एक छोटा सा ग्रीनविच गांव। इन द बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि में। वेयर, जहाँ। द ऑर्डिनरी, साधारण। 3 स्टोरीड हाउस, 3 मंजिला मकान। इज सिचुएटेड, स्थित है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का शीर्षक। द लास्ट लीफ, अगेन, पुनः। एड्स, जोड़ता है। टू द लोकल कलर, स्थानीय रंगत को। बिकॉज, क्योंकि। द लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु। ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी के। आर रिलेटेड, संबंधित हैं। टू द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती के गिरने से। फ्रॉम इट्स ब्रांच, इसकी शाखा से। द लाइफ ऑफ द 2 गर्ल्स, 2 लड़कियों का जीवन। इज मेनली रिलेटेड, मुख्यतः संबंधित है। टू द सिंपल एंड सिंगल इवेंट, साधारण और एकमात्र घटना से। ऑफ जॉन्सीज इलनेस, जॉन्सी की बीमारी। एंड हर मिसकंसेप्शन, और उसकी गलत फहमी। रिलेटेड, संबंधित है, जो कि। टू द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती के गिरने से। फ्रॉम इट्स ब्रांच, इसकी शाखा से। ऑल द 3 कैरेक्टर्स, तीनों ही पात्र। ऑफ द स्टोरी, कहानी के। शो, दिखाते हैं। देयर फिजिकल एक्टिविटीज़, अपने शारीरिक क्रियाकलाप। एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग, और कल्पनात्मक सोच। इन द लिमिटेड स्फीयर, सीमित जगह में। ऑफ द लोकल बैकग्राउंड, स्थानीय पृष्ठभूमि की। ऑफ स्मॉल ग्रीनविच विलेज, छोटे से ग्रीनविच गांव की। तो ये जहाँ जहाँ 3 कैरेक्टर्स कर रहे हैं आप 4 कर दीजिएगा, डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लीजिएगा। दस द लोकल कलर हैज़ सिग्निफिकेंस, दस इस प्रकार। द लोकल कलर, जो स्थानीय रंगत है। हैज़ सिग्निफिकेंस, महत्व रखती है। ऑफ इट्स ओन, अपना खुद का। इन द स्टोरी, इस कहानी में। तो जो बैकग्राउंड होती है कहानी की, यानी जो पृष्ठभूमि होती है, कहानी कहाँ सेट की गई है, कहाँ उसकी लोकेशन है, वो भी
महत्वपूर्ण होती है। वो एक एनवायरनमेंट देती है उस कहानी को, एक पर्यावरण देती है जिसमें एक अलग ही खुशबू आती है। तो जो कहानी हम पढ़ रहे हैं उसकी बैकग्राउंड भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये हेडिंग आप हर स्टोरी के क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिखेंगे, चाहे लेमेंट का हो तो लेमेंट में आप देखते हैं कि जो उस वक्त का एनवायरनमेंट है कितना ठंडा है। हर बार जैसे ही खड़ा होता है वो ओल्ड मैन, तो वहीं पर बर्फ़ जम जाती है, उसके ऊपर भी, उसके घोड़े के ऊपर भी बर्फ़ जम जाती है। तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वो एक लोकल कलर क्रिएट करता है। नेक्स्ट हेडिंग है द राइटर्स स्टाइल, यानी जो लेखक है उसकी शैली क्या है, किस तरीके से उसने लिखा है। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, कहानी पढ़ने के बाद, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता को, बाय ओ हेनरी, वी फाइंड, हम पाते हैं, दैट के द राइटर, लेखक, हैज़ यूज्ड, उसने प्रयोग किया है, चोजन वर्ड्स, चुने हुए शब्दों को, एंड सिंपल लैंग्वेज, और साधारण भाषा को, टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज़, अपने विचारों को, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, एंड इफेक्टिवली, और प्रभावशाली तरीके से। द स्टाइल ऑफ द स्टोरी, कहानी की शैली, इज़ वेरी चार्मिंग, बहुत आकर्षक है, एंड यूनिक, और अद्वितीय है। द राइटर हैज़ मेड, लेखक ने किया है, यूज़, उपयोग, ऑफ बोथ, दोनों तरीके के, लिरिकल, यानी कि काव्यात्मक, एंड पैथेटिक, और करुणा से भरे हुए, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का, विच हैज़ मेड, जिसने बना दिया है, द स्टोरी, कहानी को, फार मोर अपीलिंग, बहुत ज़्यादा आकर्षक। देयर आर ऑल्सो सम ड्रामेटिक टचेस, कुछ इसमें नाटकीय मोड़ भी हैं, इन द सस्पेंस, जिसमें कि सस्पेंस है, इन द एंड, अंत में, यानी अंत तक हम लोग असमंजस में रहते हैं, हम लोग अनिश्चितता में रहते हैं जब कहानी पढ़ रहे होते हैं कि क्या होगा, क्योंकि वो पत्तियों को गिनती जा रही है और पत्तियां लगातार कम होती जा रही हैं। ये हम भी जानते हैं कि भाई जब सारी पत्तियां गिर रही हैं तो अंतिम पत्ती भी गिरेगी। तो हमको एक असमंजस सा रहता है, सस्पेंस रहता है कि आखिर क्या होगा, क्या होगा, क्या ये मर जाएगी, क्या होगा। तो ये सस्पेंस बना रहता है। तो ये स्टाइल है लेखक का। लैंग्वेज आपने देखी, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कोई भी ख़ास डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें नहीं थे, कोई ऐसा वर्ड मुश्किल से ही आया होगा जो आपको समझ में ना आया होगा। तो ये तरीका है, ये शैली है लेखक की लिखने की। तो इसके बाद बुक में तो कंक्लूज़न आ गया। मैं चाहती हूँ कि अभी कंक्लूज़न लिखने से पहले आप कुछ और चीज़ें जान लें जो आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन में शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये ले सकते हैं, देखिए उसने लिखा था इस स्टोरी में, टुवर्ड विंटर, सर्दियाँ आने पर, अ कोल्ड स्ट्रेंजर एंटर्ड ग्रीनविच विलेज, एक ठंडे अजनबी ने प्रवेश कर लिया ग्रीनविच गांव में। तो ये देखिए लिखने का तरीका देखिए, एक ठंडे अजनबी ने प्रवेश किया, नो वन कुड सी हिम, उसको कोई देख नहीं सकता था, ही वॉकड अराउंड, वो घूमता रहता था, टचिंग वन पर्सन हियर, कभी इस आदमी को छू लिया, एंड अनदर देयर, कभी वहाँ उस आदमी को छू लिया, विद हिज आइसी फिंगर्स, अपनी बर्फीली उंगलियों से। और ये डॉक्टर्स कॉल्ड हिम निमोनिया। अब देखिए निमोनिया को ऐसे डिस्क्राइब किया है जैसे कोई वो इंसान हो, है ना, पर्सोनिफिकेशन कर दिया उसका। और फिर यहाँ पर तो मिस्टर निमोनिया भी लिख दिया। मिस्टर निमोनिया वॉज नॉट अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन। तो ये लिटरेरी ब्यूटी है, ये साहित्यिक सौंदर्य है जो आपको अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिखना है। हर स्टोरी में, हर पोएम में ढेर सारी लिटरेरी ब्यूटीज़ होती हैं जिनको आपको मेंशन करना है, आपको खुद छांटना है। ये चीज़ें आप लिखना सीखिए, समझना सीखिए, छांटना सीखिए कि हर पैराग्राफ में आप ये देखिए कि इसमें क्या लिटरेरी ब्यूटी है जिसको हम मेंशन कर सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं एग्जामिनर को।
क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपसे एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि कहानी तो आपने पढ़ी, कहानी तो आपने सुनी, लेकिन आप उस कहानी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, आप उसको कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसमें कितनी कमियां ढूंढ सकते हैं, आप उसमें कितनी अच्छाइयां ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ढूंढना है। तो ये एक लिटरेरी ब्यूटी हुई जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। एक अलग से टाइटल डाल दीजिए, लिटरेरी ब्यूटीज इन द स्टोरी या लिटरेरी डिवाइसेस इन द स्टोरी, और फिर आप उसमें ये मेंशन कीजिए। एक और एग्जाम्पल लीजिए। देखिए, पूरी स्टोरी आपने पढ़ी, कितनी सीरियस है, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं ह्यूमर का टच है, यानी हास्य विनोद भी है। अब देखिए, ये डायलॉग्स आप कोट कर सकते हैं और अपनी क्रिटिकल अप्रिसिएशन में लिख सकते हैं। ऑल्दो द होल स्टोरी इज़ वेरी सीरियस, वेरी पैथेटिक, बट देयर इज़ अ टच ऑफ ह्यूमर ऑल्सो। और आप ये मेंशन कर सकते हैं। देखिए कि जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि भाई कोई ऐसी ख़ास बात है जो इसको परेशान किए हुए है। तो सीयू जवाब देती है कि वो पेंटिंग करना चाहती है। तो डॉक्टर कहता है, पेंट, नॉट पेंट, ये पेंट की बात तो नहीं हो सकती। इज़ देयर एनीथिंग वर्थ, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो इस लायक हो बीइंग ट्रबल्ड अबाउट, जिसके बारे में परेशान हुआ जाए। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में परेशान हुआ जाए। अ मैन, जैसे कि कोई आदमी, उसकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई उसका लवर हो, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए परेशान हुआ जाए। तो सीयू क्या कहती है, अ मैन, एक आदमी। सैड सीयू, सीयू ने कहा, इज़ अ मैन वर्थ, क्या आदमी इस लायक है, यानी क्या एक आदमी इस लायक होता है कि उसके लिए परेशान हुआ जाए। तो यहाँ एक हंसी मजाक की बात हो गई। भाई, आदमी कोई बॉयफ्रेंड होना या लवर इस लायक थोड़ी होता ना कोई आदमी कि हम उसके लिए परेशान हो, लड़कियां उसके लिए परेशान हो। तो ये एक ह्यूमर का टच हो गया जो कि सीरियस स्टोरी में भी हमें थोड़ी देर के लिए मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं दैट हियर इज अ टच ऑफ ह्यूमर विच कंपेल्स अस to smile for a while when we go through these dialogues। फिर ये देखिए, काउंट डाउन चल रहा है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, और हम इस काउंट डाउन के साथ साथ हम भी सस्पेंस में आते जा रहे हैं, घबराते जा रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, पत्तियां गिर रही हैं, क्या ये मरने वाली है। तो ये सस्पेंस का एग्जाम्पल है, सस्पेंस थ्रिलर एक तरीके से है ये कहानी। तो ये था लिटरेरी ब्यूटीज़ का कंसेप्ट जो आप दे सकते हैं अपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। इसके अलावा आप एक हेडिंग और डाल सकते हैं, द मैसेज ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी का संदेश क्या है। और उसमें आप लिख सकते हैं दैट द स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज ऑफ होप, positivity. It teaches us that we should have an aim in our life. We should have a purpose in our life. We should have a target in our life. और इसके बाद आप चाहें तो आप कंक्लूज़न पर आ जाइए। मैंने जितनी चीज़ें ऐड की हैं उसके अलावा आपको और कुछ मिले इस स्टोरी में तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। देन आप कंक्लूज़न पर आ सकते हैं। तो कंक्लूज़न देखते हैं। द लास्ट लीफ इज़ वेल नोन, यानी लास्ट लीफ जो कहानी है वो जानी जाती है फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लॉट, कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए, ऑफ द प्लॉट कथानक के, विच इज़ वेल नेट जो कि अच्छे तरीके से बुना गया है। द स्टोरी ऑल्सो कैरीज, ये कहानी ले जाती है यानी दिखाती है या देती है अ मॉरल लेसन, एक नैतिक सबक, नैतिक पाठ, टू ऑल इट्स रीडर्स, अपने सभी पाठकों को। एंड इट इज़ बेस्ड, और ये आधारित है, ऑन द साइकोलॉजी ऑफ नॉट ओनली जॉन्सी, यानी मनोविज्ञान पर, ना केवल जॉन्सी के। तो ये जो साइकोलॉजी ऑफ जॉन्सी है तो ये आप अलग से हेडिंग भी बना सकते हैं इसको, साइकोलॉजी ऑफ अ सिक पर्सन ऐसे करके डाल सकते हैं, अ साइकोलॉजिकल स्टोरी करके आप हेडिंग डाल के अलग से लिख सकते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ नॉट ओनली ऑफ जॉन्सी बट ऑल्सो ऑफ अदर पर्सन्स, तो ना केवल
जॉन्सी का मनोविज्ञान बल्कि दूसरे लोगों का भी विद वीक साइकोलॉजी, जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो कुछ लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों की कमज़ोर होती है। जैसे कि आपने इस कोरोना पीरियड में भी देखा था कि कुछ लोग तो अच्छे से लड़े कोरोना से, और जबकि कुछ लोगों ने वो पैनिक कर गए, घबरा गए, उन्होंने घुटने टेक दिए और संसार से चले गए। तो ये कहानी भी कुछ इसी तरीके से दिखाती है कि आखिर हमारी विल पावर कितनी मायने रखती है हमारे लिए, कि अगर विल पावर स्ट्रांग है तो हम बड़ी से बड़ी परेशानियों से, बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़कर भी जीत जाते हैं। द सडन एंड ड्रामेटिक एंड, अचानक और जो नाटकीय अंत होता है ऑफ द स्टोरी, कहानी का, शोज दिखाता है द एलिमेंट ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस का तत्व, इन अ क्लियर एंड इफेक्टिव स्टाइल, एक स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से। इट ऑल्सो टीचेस, ये हमें सिखाती है कहानी, ऑल द रीडर्स, सारे पाठकों को, ऑफ द स्टोरी, कहानी के, दैट के दे शुड नॉट सफ़र, उन्हें पीड़ित नहीं होना चाहिए, फ्रॉम वीक साइकोलॉजी, कमज़ोर मनोविज्ञान से, कमज़ोर इच्छा शक्ति से। सेकेंडली, दूसरी बात, दिस स्टोरी शोज, ये कहानी दिखाती है द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ आर्ट, कला का, इन द लाइफ ऑफ, यानी जीवन में, नॉट ओनली टू यंग गर्ल्स, ना केवल उन दो युवा लड़कियों के, बट ऑल्सो इन द लाइफ ऑफ द ओल्ड आर्टिस्ट, बल्कि जो बूढ़ा कलाकार है उसके जीवन में भी, नेम्ड बेहरमैन, जिसका नाम बेहरमैन है। द ओल्ड पेंटर, बूढ़ा चित्रकार, सक्सीडेड, सफल होता है, इन पेंटिंग, चित्रित करने में, द मास्टरपीस, सर्वश्रेष्ठ कृति, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की, बट लेकिन, ही डिड इट, उसने ये किया, एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन पर खतरा मोल लेकर, ही हैड डाइड, वो मर गया, इन द कोल्ड एंड स्टॉर्मी नाइट, ठंडी और तूफानी रात में, आफ्टर ही हैड पेंटेड, जब उसने चित्रित कर दिया, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, उस पेड़ की शाखा पर। इट इज़ द कंट्रास्ट, ये विरोधाभास है, ऑफ द स्टोरी, कहानी का, दैट के ही हिमसेल्फ डाइड, वो खुद मर गया, बट द यंग जॉन्सीज लाइफ, लेकिन युवा जॉन्सी का जीवन वॉज सेव्ड, बच गया। इन दिस वे, इस तरीके से, द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी का अंत, प्रेजेंट्स, प्रस्तुत करता है, अ हाईली पैथेटिक सीन, एक बहुत ही करुणापूर्ण दृश्य, एज वेल एज, साथ ही, इट शोज, ये दिखाता है, द वैल्यू, यानी कि कीमत, मूल्य, ऑफ आर्ट, कला का, फॉर आर्ट सेक, यानी कला के लिए, और आर्ट फॉर लाइफ सेक, और कला जीवन के लिए। तो ये दो कंसेप्ट्स हैं अलग अलग, इन पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि कला का उद्देश्य क्या है, कला जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए, या कला का काम सिर्फ एग्जिस्ट करना है, सिर्फ अस्तित्व में होना है। जितनी भी पेंटिंग्स हैं, जितनी भी कलात्मक चीज़ें हैं, उनका उद्देश्य क्या है, पेंटिंग का उद्देश्य क्या है, क्या वो जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए, या जितनी भी फिल्में बनती हैं, जितनी भी कहानियाँ लिखी जाती हैं, जितनी भी पोइम्स लिखी जाती हैं, उनका उद्देश्य क्या है, क्या एग्जिस्ट करना ही, अस्तित्व में होना ही उनका उद्देश्य है, या फिर उनका जीवन में उपयोग होना चाहिए। तो ये दो कंसेप्ट्स हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कला का एग्जिस्ट करना वो भी इम्पोर्टेंट है, और कला यहाँ जीवन के लिए भी उपयोगी साबित हुई, क्योंकि उसने जॉन्सी का जीवन बचा लिया। और आप चाहें तो इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे द स्टोरी लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द रीडर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉरगेट दिस स्टोरी आफ्टर रीडिंग इट। और ऐसी ही कुछ और अच्छी बातें आप अपने कंक्लूज़न में लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप
सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखी जानी है। एक स्टोरी के बारे में, एक पोएम के बारे में आपको अपना पूरा असेसमेंट देना है। आखिर आपको क्या क्या चीज़ें उसमें समझ में आई, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगीं, क्या क्या चीज़ें आपको ख़राब लगीं। हालांकि जो नाम है इसका वो तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। क्रिटिसाइज मतलब कि आलोचना करना, और एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना। तो लेकिन होता ये है, ट्रेंड ये होता है कि हम एप्रिशिएट ही ज़्यादा करते हैं, कमियां तो हम कम ही ढूंढते हैं। अब यहाँ भी जैसे हमने ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखी तो हमने कमियां कहाँ ढूंढी, इसमें स्टोरी में कोई कमी नहीं ढूंढी। तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसको एप्रिशिएट करें, उसमें से लिटरेरी ब्यूटीज़ ढूंढ ढूंढ के लाएं और उनको हम मेंशन करें, उनको हम दिखाएं कि हाँ देखिए ये स्टोरी में इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, इतनी सारी लिटरेरी ब्यूटीज़ हैं, इतने अच्छे तरीके से ये लिखी गई, और वास्तव में ये स्टोरी अच्छी है भी। जितनी भी स्टोरीज़ आपके लिए हैं सिलेबस में वो अपने आप में यूनिक हैं, सारी स्टोरीज़ एक से बढ़ के एक हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स पर आप उनमें से किसी की भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख सकते हैं। अब मुझे लगता है मुझे ये वीडियो यहाँ समाप्त करना चाहिए। धन्यवाद।